नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, आपको पिछली क्लास में जो बताया गया था वो राज्य विधानमंडल के बारे में, उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले होंगे और आपने उसको थोड़ा बहुत समझने में आपको सहायता मिली होगी। और आज का जो विषय वस्तु है, आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है और इसको हम पार्ट 2 के हिसाब से ही लेकर के आए। इसका नया नाम दे दिया गया पार्ट 2। इसमें भी विधानसभा से ही क्वेश्चन है और विधान परिषद से। तो विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों को मिला करके विधानमंडल बनता है। एक अपर हाउस है और दूसरा लोअर हाउस है। तो विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और आज इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन है। और जब आप देखेंगे तो इसमें व्याख्या के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा और आपको संविधान से जोड़ने का यहाँ पर एक अच्छा प्रयास होगा। बस आप लोग इसको देखते रहिए और तमाम सारे क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनी बिल। मनी बिल का मतलब है धन विधेयक। तो राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि धन विधेयक होता क्या है या धन विधेयक कहाँ पर लाया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या उसको धन विधेयक के रूप में मान्यता दिया जाता है। तो कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उसको धन विधेयक नहीं माना जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, ये आर्टिकल 198 में धन विधेयक ये जो लाया जाएगा, ये आप बताएंगे धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, विधानसभा में। विधानसभा में लाया जाएगा। और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात को डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष को ही दिया गया, बाकी और किसी को नहीं दिया गया है। तो देखिए, इसमें दो चीज है कि कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो वो पहले ही धन विधेयक नहीं होता है। और धन विधेयक लाने के लिए अगर देश की बात है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, और अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। बगैर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के धन विधेयक नहीं लाया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, राज्य की अगर बात है तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर मोहर लगाएगा, और अगर देश की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष लगाएगा। और अगर देश में लाया जाएगा तो पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की अनिवार्य है जो कि 110 में है, और राज्य में अगर लाया जाएगा तो पूर्व स्वीकृति राज्यपाल की अनिवार्य है और आर्टिकल 198 में है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में मनी बिल प्रस्तुत जो किया जाएगा वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति पर, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति पर किया जाएगा, पूर्व स्वीकृति पर किया जाएगा। और ये कहाँ लाया जाएगा, आर्टिकल 198 के तहत विधानसभा में लाया जाएगा। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की चर्चा करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। अंतिम मोहर विधानसभा अध्यक्ष लगाती है। और ये बिल विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। हाँ, चर्चा कराया जा सकता है विधान परिषद में। और धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो मात्र 14 दिन तक ये रख पाएगी। 14 दिन से ज़्यादा इसे रखने का अधिकार नहीं है। और मान लीजिए अगर विधान परिषद ने कोई अपना, राज्य विधान परिषद ने अगर अपनी कोई सिफारिश भेजी है विधानसभा के पास, तो विधानसभा विधान परिषद के भेजे गए सिफारिश को माने या ना माने, अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे है, विधानसभा को है। तो कुल मिलाकर के मनी बिल आर्टिकल 198 के तहत विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। विधान परिषद इस मामले में अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि उसने कोई सिफारिश भेजी है, कोई सलाह उसने दिया है, तो ये अंतिम रूप से इस मामले में फैसला लेने का अधिकार किसे है, तो आप बताएंगे विधानसभा को है। तो राज्य में
जो मनी बिल लाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि से जुड़ा हुआ। तो पहले राज्य की आकस्मिक निधि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। और किस आर्टिकल में दिया गया है ये आर्टिकल? जो राज्य की आकस्मिक निधि है ये किस आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे राज्य की आकस्मिक निधि की चर्चा आर्टिकल 267 बी में किया गया है, आर्टिकल 267 बी में किया गया है। और इस पर नियंत्रण किसका होता है? राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? तो नियंत्रण आप बताएंगे राज्यपाल का होता है, राज्यपाल का होता है। लेकिन इसमें नियंत्रण नहीं पूछ रहा है, इसमें नियंत्रण नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन है। तो स्थापना के लिए जिम्मेदार राज्यपाल नहीं है, बल्कि आप बताएंगे राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इस पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। लेकिन राज्यपाल आकस्मिक निधि के दरवाजे तभी खोलेगा जब मुख्यमंत्री का सिफारिश होगा। बगैर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल आकस्मिक निधि के दरवाजे को नहीं खोल सकता है। आकस्मिक निधि होता क्या है तो आप इसको भी समझ लीजिए। आकस्मिक निधि वह निधि होता है जो हर वर्ष बजट के समय एक निश्चित धन जो है इस निधि में जमा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राज्य में कहीं अकाल भी बढ़ सकता है, महामारी भी आ सकती है, तमाम प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, तो एक निश्चित धन जो है हर वर्ष एक निधि में रख दिया जाएगा और जिस निधि में रखा जाएगा उसका नाम होगा आकस्मिक निधि कहा जाएगा। तो राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर कंटिजेंसी जो फंड है तो कंटिजेंसी फंड में ये पैसा रख दिया जाएगा निश्चित आय, और जब जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री साहब राज्यपाल से सिफारिश करके और उस आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हर वर्ष राज्य की ओर से, केंद्र की ओर से एक निश्चित अपना धन जमा कर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अगर देश की बात है तो प्रधानमंत्री पैसा राष्ट्रपति की अनुमति से निकालेंगे, और राज्य की बात है तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की आकस्मिक निधि से इस पर पैसा निकालेंगे। और राज्य की आकस्मिक निधि की चर्चा आर्टिकल 267 सेकेंड में किया गया है। इस पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है, लेकिन राज्यपाल इस मामले में मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कि स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा, तो देश में पार्लियामेंट है और यहाँ पर लेजिस्लेचर है। तो स्टेट का लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट मतलब किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल, अर्थात इसका ए हो जाएगा, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली से है। क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या, मतलब ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या बताओ। तो 170 में अधिकतम संख्या कितनी है? तो किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या आप बताएंगे, अधिकतम संख्या राज्य की विधानसभा की कितनी है? 500, अधिकतम संख्या 500 है। और न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या जो बताया गया है, न्यूनतम संख्या वो आप बताएंगे किसी मामले में 60 से कम नहीं होगी। तो न्यूनतम 60 है और अधिकतम 500 है। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी संख्या 60 से कम है। 60 से कम वाले विधानसभा किसका है? जैसे गोवा है, गोवा का 40 है। जैसे मिजोरम है,
मिजोरम का आप बताएंगे 40 है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम तो सिक्किम का 32 है। और पांडिचेरी, पुदुचेरी, तो पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी का 30 है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूनतम संख्या विधानसभा की कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या आप बताएंगे 60 हो सकती है, और अधिकतम संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 500 हो सकती है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। संसद ही विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाती है। हालांकि ये कह दिया गया है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, 84 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2001 में ये कहा गया था कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अधिकतम 500 हो सकता विधानसभा और न्यूनतम 60 हो सकता। लेकिन अपवाद के रूप में जैसे मिजोरम है 40 है, सिक्किम है 32 है, पांडिचेरी है वो 30 है, गोवा है 40 है। तो कहने का मतलब कई ऐसे राज्य हैं या कई ऐसी विधानसभाएं हैं जिनकी संख्या 60 से कम है। तो भारत की सबसे छोटी विधानसभा पांडिचेरी 30 है, और सबसे छोटी राज्य विधानसभा कितनी है तो सिक्किम की है 32 है। लेकिन फिलहाल इसमें न्यूनतम और अधिकतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम होगी 60, न्यूनतम होगी 60 और अधिकतम होगी 500। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम क्रमशः संख्या हो सकती है। तो क्रमशः जो हो सकती है 500, क्रमशः संख्या जो हो सकती है वो आप बताएंगे 500, और अधिकतम और न्यूनतम जो हो सकती है वो 60। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो गया है। यहाँ पर न्यूनतम आप बताएंगे 60 है और अधिकतम 500। ये टाइप होने में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो देखिए ये आप बताएंगे 60 है न्यूनतम और अधिकतम 500 है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। न्यूनतम पूछ रहा 600, अधिकतम 600 मत करिएगा, अधिकतम 500 है। हालांकि 4 बड़ी विधानसभाएं कौन कौन सी है, 4 बड़ी विधानसभाएं। तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास 403 सीट है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के पास 294 हो गया है। महाराष्ट्र के पास 288 है, 288 है। फिर उसके बाद बिहार के पास 243 है, 243। उसके बाद तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के पास आप बताएंगे, तमिलनाडु के पास 234 है। फिर मध्य प्रदेश है, 229 है। इस तरीके से 5-6 बड़े राज्य हैं। तो इसमें न्यूनतम 60 होगा, अधिकतम 500 होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 600 दे दिया गया लेकिन 500 होगा। ऑप्शन डी, लेकिन डी तब होगा जब न्यूनतम 60 होगा और अधिकतम 500 होगा, इसका डी होगा। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो आप क्या बताएंगे, संसद को। और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 84 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2001 में ये कह दिया गया था कि 2026 तक ना तो विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी ना लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अर्थात लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है, संसद को है। इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। और आप वैसे भी कह सकते ना भी पूछा जाए तो हम लोग चाहे कितने भी स्मार्ट बन जाएं, लेकिन संविधान और कानून का जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान और कानून के अनुसार से चलता है। ऊपर भगवान है, नीचे संविधान है, तो इसको पढ़ना तो हमारे लिए वैसे भी जरूरी होता है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। इसमें पूछ रहा है जितने भी प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश की भी 60 है, हिमाचल प्रदेश की 68 है, और मणिपुर की 60 है, मेघालय की भी 60 है। तो सबके 60-60 है। अरुणाचल प्रदेश का 60,
हिमाचल प्रदेश का 68, मणिपुर का 60, मेघालय का 60। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विधानसभा की संख्या सबसे अधिक है? आसान क्वेश्चन है, सीटें आपको पता हो, क्लियर हो जाएगा। अरुणाचल का भी 60, हिमाचल का 68, मणिपुर का 60, मेघालय का 60। आप क्या बताएंगे? 68 वाले को बताइए। हिमाचल प्रदेश अभी यहाँ पर चुनाव हुआ ही था हाल ही में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी सरकार का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश सेकंड हो जाएगा। और अगर सीटों की संख्या पूछी जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की सीटों की संख्या 3 है, बाकी सबके पास 1-1 सीट है, मेघालय के पास 2 है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि 7वें संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। देखिए, ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, और इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 168 के अनुसार इसमें ये कहा गया था कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है वो राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का गठन संसद के द्वारा करवा सकते हैं। तो जैसे ये किसके लिए कहा गया था? मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, इन सब के लिए कहा गया था कि ये लोग अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करा सकते हैं। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होती है उस राज्य में 2 विधानसभाएं होंगी तो काम का बोझ कम हो जाएगा। तो कुछ राज्यों ने अपने यहाँ स्थापना करवाया, जैसे पंजाब है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर विधान परिषद था, लेकिन 1968 में इसे खत्म करवा दिया इन लोगों ने। जैसे तमिलनाडु में 1986 तक था, लेकिन 1986 में इसने तमिलनाडु ने संसद से कह करके इसे समाप्त करा दिया। तो जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, यहाँ पर इन लोगों ने अपने यहाँ पहले विधान परिषद का गठन करवाया। कुछ राज्यों ने बाद में उसे समाप्त करवा दिया, जैसे पंजाब में, पश्चिम बंगाल में 68 में खत्म हुआ, जैसे तमिलनाडु में 86 में खत्म करवा दिया गया, आंध्र प्रदेश में 85 में करवा दिया गया था, लेकिन 2007 में उसे फिर से लाया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 56 में कहने के बावजूद भी आज तक वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं हो पाया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं, अर्थात वहां पर 2/3 बहुमत का बन पाना अभी तक संभव ही नहीं हो पाया किसी पार्टी के लिए। तो इसलिए कुछ परिस्थितियों की वजह से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर इसके कहने के बावजूद भी वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में तो महाराष्ट्र में भी और बिहार में, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, इन लोगों ने 56 में अपने यहाँ शुरू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक यहाँ पर विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 78 सदस्य हैं, बिहार में 75 सदस्य हैं विधान परिषद में, कर्नाटक में 75 सदस्य हैं विधान परिषद में। इन तीनों राज्यों में है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका जो हो जाएगा डी। एक ऐसा राज्य है जो 56 में कहा गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर विधान परिषद का गठन नहीं हो पाया है, इसका डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इसमें यही कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? दूसरा सदन का मतलब क्या? प्रथम सदन विधानसभा होती है, विधानसभा और दूसरा सदन जो होता है, दूसरा सदन वो आप बताएंगे विधान परिषद होता है। विधान परिषद तो किस राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। जैसे प्रेजेंट टाइम में दूसरा हाउस किन राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। 6 राज्य में, पहले 7 था,
लेकिन 2019 जम्मू कश्मीर अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो 6 राज्य में आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। कर्नाटक में 75 है। महाराष्ट्र में 78 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार में 75 है। तेलंगाना सबसे कम है, तेलंगाना का आप बताएंगे 40 है, 40। और आंध्र प्रदेश में लगभग आप बताएंगे 54 है आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य है आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में था लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कहाँ पर दूसरा हाउस नहीं है, तो दूसरा हाउस कहाँ पर नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं। पहले तमिलनाडु में था 86 तक, लेकिन 1986 में तमिलनाडु ने अपने यहाँ से कह करके संसद द्वारा इसे समाप्त करा दिया है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है इसमें विकल्प में कि जो यहाँ पर अब नहीं है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है 100 सीटें, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, तो यहाँ पर है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, कॉन्सेप्ट पर है, ये फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें पढ़िएगा, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी विक्षिप्त या निक्षिप्त राशि खो देता है, विक्षिप्त राशि का मतलब होता है जो जमानत होती है, जमानत राशि को निक्षिप्त राशि कहा जाता है। तो जमानत राशि जो होगी वो विधानसभा का कैंडिडेट, जमानत राशि कितनी है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना जमा करना होता है, 25,000 है जो हमारा जमा अमानत है। तो उसी जमा अमानत को हम लोग जमानत राशि कहते हैं। तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25,000 है। हालांकि अगर SC या ST होंगे, SC या ST, तो इनके लिए 12,500 होगा। तो जो आर्थिक आरक्षण है वो आर्थिक आरक्षण सिर्फ SC और ST को दिया गया है, 12,500 है। बाकी और अगर कोई होगा तो 25,000 जमानत राशि है। और कोई भी विधानसभा का कैंडिडेट या लोकसभा का कैंडिडेट अपना जमानत राशि तब खोएगा जब उसे कुल वैध मतों का, कुल वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिलेगा। यदि किसी भी कैंडिडेट को 1/6 कुल वैध मतों का, कुल वैलिड वोट का, वैध मतों का 1/6 नहीं मिलेगा तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिलता है, जमानत जब्त हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ, मतदान बहुत कम हुआ। अरे भाई मतदान हमारे लिए कम हुआ है लेकिन क्या दूसरे के लिए कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो ये गलत होगा। मतदान बहुत कम हुआ, ये कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। बहुसदस्यीय कहाँ होता है, जैसे कैंडिडेट तो बहुत सारे होंगे लेकिन जीतने वाला कौन होगा, विधायक एक ही होगा ना। तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, बहुसदस्यीय नहीं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, कैंडिडेट कई सारे आ सकते हैं, वो अलग बात है। बहुसदस्यीय मतलब नहीं है, ये बहु उम्मीदवारी हो सकता है, सदस्य नहीं, क्योंकि सदस्य अभी बनेगा, सदस्य तो एक ही होगा ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये गलत है, ये गलत है। निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम से था। अगर मान लीजिए कोई जीत रहा है और बहुत कम वोटों से जीत रहा है तो क्या 1/6 कुल वैध मतों का मिलेगा, तब जमानत जब्त नहीं होगी, तब तो लड़ गया सामने वाला, ये भी गलत है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अब जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो वोट एक जगह पर पड़ेगा या अलग अलग हो जाएगा। जब ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो ज़्यादा वोट
मतलब ज़्यादा वोट का बंटवारा हो जाएगा, और जब वोट का बंटवारा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको कुल वैध मतों का 1/6 ना मिले। भाई जैसे मान लीजिए राम श्याम दोनों अगर लड़ रहे हैं तो कोई कम पाएगा कोई ज़्यादा पाएगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन 1/6 वैलिड वोट का तो पा ही जाएगा ना। और पता चला कि लंबी लाइन लगी हुई है, और जब लंबी उम्मीदवार वाली सूची है तो उसमें अगर आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुल वैलिड वोट का 1/6 ना मिल पाए। इसका मतलब है कि आपकी जमानत क्या होगी, 25,000 जब्त हो जाएगी। तो इसमें सबसे अथेंटिक आंसर, मतदान बहुत कम हुआ है, मान लीजिए हमारे लिए कम हुआ लेकिन अगले के लिए थोड़ी ना कम हुआ है, तो ये कोई अथेंटिक आंसर नहीं है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन था, बहुसदस्यीय नहीं, जीतने वाला एक ही सदस्य होता है, लड़ने वाले कई हो सकते हैं लेकिन जीतने वाला एक ही होता है। तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, नहीं, एक सदस्य के लिए लड़ाई है, विजेता एक होता है, लड़ने वाले कई होते हैं, ये गलत है। निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय कम वोट से मिली, नहीं, अगर कम वोट से सामने वाला जीत रहा है इसका मतलब वोट हमको भी जबरदस्त तरीके से मिला है, ऐसा थोड़ी ना कि हमारी जमानत जब्त हो गई, ये भी गलत है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या की लंबी लाइन लगी थी, और जब इसमें ABCD कई सारे हो जाएंगे तो हम भी उसी में लड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि हमें कुल वैलिड वोट का 1/6 ना मिले, हमारे 25,000 वोट क्या हो जाएगा, 25,000 रुपए क्या होंगे, जब्त हो जाएंगे। इसका सबसे अथेंटिक आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। लड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, अर्थात कुल वैलिड वोट का 1/6 हमें नहीं मिला, हमारी 25,000 जमानत जब्त हो जाएगी, इसका डी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर है, IAS स्तर का है, IAS में पूछा गया 2008 में। देखिए ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और भारत के संविधान में यह उपबंध है कि भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। 450 की बात की गई है राज्य विधानसभा में, या अधिकतम कितनी बात है, अधिकतम 500 है ना, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैंने बोला था अधिकतम 500 हो सकते हैं, इसमें कितना कह रहा है 450 से अधिक, नहीं, ये गलत हो जाएगा, 500 है। कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, विधानसभा का और लोकसभा का, जितने लोअर हाउस है, तो भारतीय संविधान में 2 लोअर हाउस, एक लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो अपर हाउस है राज्यसभा या विधान परिषद, इनकी 30-30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी 35-35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो उनका 25 है, लेकिन अगर वो अपर हाउस से होके जाएगा तब भैया 25 नहीं होगा, तब 30 हो जाएगा। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान में ये उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये तो यही गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने 450 की चर्चा की, जबकि अधिकतम संविधान कितने की चर्चा कर रहा, 500, ये गलत। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये कह रहा 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, सही है, संविधान भी ये कहता है। पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। अब सर्वाधिक सदस्य संख्या जो 5 बड़ी विधानसभाएं हैं, 5 बड़ी विधानसभाएं, तो 5 बड़ी विधानसभाएं हम आपको बता देते हैं। जैसे 5 बड़ी विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश कितनी है, 403, पश्चिम बंगाल,
294, कहीं कहीं 95 भी मिलता है, 294। महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234। तो इसमें सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की 403 है, महाराष्ट्र की 288 है, पश्चिम बंगाल की 294 है, आंध्र प्रदेश की 175 है, 175 है। अब इसमें जहाँ तक जनसंख्या की बात है तो सीटों की संख्या जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ता है, सेट किया जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। तो जहाँ जनसंख्या की बात है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश उसमें आगे है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 403 है। 403 विधानसभा की है, विधान परिषद की 100 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 राज्यसभा की है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा की है, 80 लोकसभा की है और 100 सीट विधान परिषद की है। विधान परिषद की उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर बात हो रही है और विधानसभा की 403 है, 403 है। इसका डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पर है। इसमें कह रहा है कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पहले ही खुल जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जब बजट लाया जाता है तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें कई दिनों तक बहस होते रहते हैं और अगर संशोधन की ज़रूरत होती है, बदलाव की ज़रूरत होती है तो बदलाव हो जाता है। तो अगर बजट लाया गया, जबकि बजट की जो चर्चा है, बजट शब्द तो हमारे संविधान में नहीं है, बजट को हम लोग वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण के नाम से जानते हैं। और अगर देश की बात है तो राष्ट्रपति कहेगा लाने के लिए वित्त मंत्री से, और राज्य की बात है तो राज्यपाल कहेगा वित्त मंत्री से लाने के लिए। तो राज्य का वित्त मंत्री विधानसभा में बजट को लाया जाएगा विधानसभा में। चर्चा इसके दोनों हाउस में होगी, कई चरणों पर चर्चा होती है। 1 फरवरी से ला दिया जाता है और 1 अप्रैल से इसकी गिनती शुरू होती है अगले 31 मार्च तक। तो 1 फरवरी से लेकर अप्रैल तक इस पर चर्चा होता रहता है और इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले ही खुल जाए बजट, पहले ही उसमें अगर फेरबदल हो जाए तो किसी पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। इस पर कोई किसी को असर नहीं पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस पर असर नहीं पड़ेगा। फेरबदल तो होता ही रहता है, चर्चाएं उसमें होती रहती हैं और जहां पर लगता है सरकार को कि फेरबदल करना है तो कर लिया जाएगा। उस पर जब फेरबदल होगा तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, या मुख्यमंत्री को या वित्त मंत्री किसी को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया विपक्ष के द्वारा, अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया तब त्यागपत्र देना होगा। बजट अगर पहले ही कुछ खुल जाए, परिवर्तन हो जाए तो उस पर जो है कोई भी सरकार पर असर पड़ने वाला नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ई हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। तो विधानसभा अध्यक्ष तो बुलाएगा नहीं सेशन, मुख्यमंत्री भी नहीं बुलाएगा, वित्त मंत्री भी नहीं बुलाएगा। राज्य विधानसभा के 17 अवसान आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल सेशन को बुलाता है, राज्यपाल सेशन को बुलाएगा। और आर्टिकल 175 में राज्यपाल विधानसभा में संदेश देता है और आर्टिकल 176 में राज्यपाल अभिभाषण भी देता है। तो कहने का मतलब है राज्य विधानसभा को बुलाने का अधिकार और उस पर चर्चा करने का अधिकार या उस पर
मतलब सत्रावसान को घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो राज्यपाल आर्टिकल 174 के अनुसार विधानसभा के सेशन को बुला सकता है। और साल में विधानसभा, एक संविधान हमारा कहता है कि साल में कम से कम दो सेशन होने चाहिए। दो जो है यहाँ पर सेशन होने चाहिए, सत्र होने चाहिए। वैसे भारत में 3 सत्र आमतौर पर चलता है। पहला है बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है, और तीसरा आप बताएंगे शीतकालीन सत्र है। अर्थात इसमें जो बैठक होती है, जैसे आज बैठक खत्म हुई है तो अगली बैठक जब भी होगी वो 6 महीने के भीतर होगी। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें यही पूछ रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। और राज्यपाल 174 का प्रयोग करके सेशन को बुलाता भी है, सेशन को समाप्त करता है। और ये अभिभाषण भी दे सकता है, संदेश भी जारी कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो कोई काम 74 में करेगा, 75 में करेगा, 76 में करेगा। इस तरीके से राज्यपाल के कार्य यहाँ पर दिए गए। इसका पहला सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट पर है, ये सिविल स्तर का है। शायद ये पहले हमने बताया भी है ऐसे क्वेश्चन के बारे में। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का मतलब होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? तो आर्टिकल 84D राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 54 में। इसके अलावा ये आप बताएंगे विधान परिषद के भी चुनाव में भाग लेते हैं, 1/3 MLC को कौन लोग चुनते हैं? 1/3 MLC को एमएलए चुनते हैं। तो देखिए एमएलए किसके चुनाव में भाग लेगा? राज्यसभा के भी चुनाव में भाग लेगा 84D के अनुसार, राष्ट्रपति के भी चुनाव में भाग लेगा 54 के अनुसार। 1/3 विधान परिषद के सदस्य को भी एमएलए लोग ही चुनते हैं। तो विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लेगा, राष्ट्रपति के भी चुनाव में भाग लेगा, राज्यसभा के भी चुनाव में भाग लेगा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भाग लेते हैं 54 आर्टिकल में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे 84D में, ये भी सही है। विधान परिषद के चुनाव में भाग लेंगे 171 में। 1/3 MLC जो होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? तो इलेक्टेड एमएलए इलेक्ट करता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा राष्ट्रपति चुना जाएगा इनके द्वारा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे इनके द्वारा, और एमएलसी विधान परिषद के सदस्य इनके द्वारा चुने जाएंगे। थर्ड ऑप्शन सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अभी ये जल्दी पूछा गया था सिविल परीक्षा में। तो देखिए इसमें कह रहा है राज्य सचिवालय के प्रशासन में, ये सचिवालय की बात हो रही है, कानून की बात है, विधान की बात है। तो राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियों का मतलब होता है फाइल, जो फाइल जाती है, तो फाइल जो जाएगी उसको नास्तियाँ कहते हैं, फाइल। तो मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है?
तो मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा आईएएस कौन होता है? तो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का आईएएस जो होता है वो उसका सचिव होता है। और किस प्रकार का सचिव होगा? मुख्य सचिव होगा। मेन इसमें जो है चीफ सेक्रेटरी होगा, मुख्य सचिव भेजेगा, मुख्य सचिव यही फाइल भेजता है। तो कहने का मतलब है मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वो भी मुख्य सचिव जो होगा वही भेजेगा। तो मुख्य सचिव फाइलें वो किसके पास भेजता है? मंत्रिमंडल के पास। मंत्रिमंडल में कौन लोग होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम लोग मंत्रिमंडल के नाम जानते हैं। और मंत्रिमंडल को फाइलें कौन पहुंचाता है? तो फाइल पहुंचाने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी को है। ये सबसे बड़ा आईएएस माना जाता है। मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, मंत्रिमंडल के सचिव को हम लोग सबसे बड़ा पद मानते हैं प्रशासन में। मुख्य सचिव हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ये 243 ए में है और 243 बी में है। 243 बी में है। 243 ए में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात है, पंचायत की बात है। और 243 बी में प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की चर्चा है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की चर्चा है, मतलब मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की चर्चा है। और फिर दूसरी जो चर्चा है जिला स्तर पर जिला परिषद की चर्चा है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार तय करती है, राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। ये राज्य सरकार तय करेगी कि कौन ग्राम पंचायत में आएगा, कौन ब्लॉक स्तर पर आएगा, कौन जिला स्तर पर आएगा। स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, तो नगर निकाय के चुनाव में, पंचायती चुनाव में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है। और राज्य सरकार ये जो कानून बनाती है ये किसके जरिए बनाती है? राज्य विधानमंडल के जरिए ये कानून बना सकती है। तो ये राज्य सरकार हो जाएगा। राज्य सरकार आर्टिकल 243 से 243 बी में कानून बना सकती है, पंचायत क्षेत्र का निर्धारण कर सकती है। पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को है, मतलब विधानसभा के माध्यम से इसका क्षेत्र डिसाइड कर सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधानसभा से पारित होकर के विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो जैसे ये आप सभी लोग जानते हैं जो विधेयक है, तो विधेयक मनी बिल को हटा दीजिए, धन विधेयक को हटा दीजिए। तो जो विधेयक है आमतौर पर आप ये जानते हैं कि कोई भी बिल आमतौर पर वो कहाँ लाया जाएगा? विधानसभा में लाया जाएगा। इसीलिए तो विधानसभा प्रथम सदन है, ये पहला सदन होता है, पहला सदन। और फिर यहाँ से पारित होकर के कहाँ जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद में ये दूसरा सदन हो गया। तो मान लीजिए विधानसभा ने पारित करके विधान परिषद के पास भेज दिया। अब विधान परिषद उस बिल को पहली बार 3 महीने के लिए रोक लेगी। फिर उसके बाद अगर इसने कोई सुझाव दिया तो सुझाव देने के बाद वो विधानसभा के पास जाएगी। फिर विधानसभा अगर दोबारा इनके पास भेजेगी तब ये 1 माह के लिए
और ये अपने पास रोक सकते हैं। तो अधिकतम कुल ले दे करके 4 माह है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को जो विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया हो, तो पहली बार अगर विधानसभा पारित करके इनके पास भेजती है तब तो 3 महीने के लिए, और दूसरी बार जब इनके पास भेज दीजिएगी तो 1 महीने के लिए रोक पाएंगे। तो अधिकतम 4 माह है। लेकिन ये कह रहा है कि पहली बार विधानसभा अगर पारित करके विधान परिषद के पास भेज रही है तब 3 माह, और दोबारा जब इनके पास भेज देगी तो 1 माह और जोड़ना पड़ेगा, 4 महीने। लेकिन इसमें सिर्फ पहली बार कह रहा है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने महीने तक पड़ा रह सकता है। तो पहली बार पारित करके जाएगा तब तो 3 महीने तक ये रोकेंगे, और 3 महीने इन्होंने रोक दिया। फिर अगर मान लीजिए इन्होंने कोई परिवर्तन की बात की है तो वो मांग इनकी परिवर्तन वाली ये विधानसभा में जाएगी, तो विधानसभा फिर जो है इनके पास भेजेगी। तो विधानसभा जब इनके पास दोबारा भेज देगी तो 1 माह तक और ये रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी बार 1 माह रोकेंगे, पहले चरण में 3 महीने के लिए। तो इसमें पहला चरण पूछ रहा है, तो पहले चरण में ये 3 महीने के लिए रोक पाएंगे, 3 महीने से अधिक नहीं रोकेंगे। दोबारा जब आएगा तो 1 महीने और हो जाएगा। तो अधिकतम पूछा जाए तो 4 महीने होगा, लेकिन पहले चरण की बात है तो 3 महीने होगा। इसका ऑप्शन 3 है। तो आशा हम यही कर सकते हैं कि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी सुविधा मिली होगी। और आज हमने ये 16 क्वेश्चन आपको दिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बढ़िया है और आप लोग इसको आराम से आसानी से पढ़िएगा। फिर उसके बाद हम कभी मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जल्द ही हम हिस्ट्री का भी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।